जनाब जुल्फ़िकार अहमद चीमा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। पुलिस सर्विस में जुर्रत, दियानत और बेबाकी का इस्तियारा बन चुके हैं। आपकी तसानीफ़ दो टोक बातें पस पर्दा समझता हूँ जिसे हक़, और आपकी ऑटोबायोग्राफ़ी जहद मुसलसल और एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ तसनीफ़ अफ़कार ताज़ा, इन तमाम तसानीफ़ को बहुत ही मकबूलियत और पज़ीराई मिली है और अकादमी में भी इनकी तकारीब हुई हैं। लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद क्लब में साहिब तर्ज़, तख्लीक़ और इंशा परदाज़ हैं। हमारी खुशनसीबी है कि यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम औरंगज़ेब ख़ान खिची साहब, मोहतरमा डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा, डॉक्टर इनामुल हक़ जावेद साहब, सैयद ताहिर शहबाज साहब, ब्रिगेडियर साहब और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर इनामुल हक़ जावेद साहब जैसे जय्यद शायर, तकब्बुर से कोसों दूर एक इंतहाई मुखलिस इंसान और आला पाए के मुंतज़िम की तकरीब में हाज़री मेरे लिए यकीनन बायस मुसर्रत व इफ्तिखार है। डॉक्टर साहब ने जब मुझे इस तकरीब के बारे में फ़ोन करके कहा कि आपने इसमें आना है और इज़हार ख़याल भी करना है, तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं हाज़िर तो हूँगा, मगर इज़हार ख़याल के लिए मैं क्वालिफ़ाई नहीं करता। बड़े बड़े अदीब और राइटर आपके चाहने वालों में से हैं, तो वो काफ़ी हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप भी तो लिखते हैं। मैंने कहा कि सारी उम्र FIR'ें लिखने में गुजारी और FIR'ों के अलावा ज़मीनिया लिखने वाले महकमे के साथ मुंसलिक रहा हूँ, मगर डॉक्टर साहब ने जब इसरार किया तो ना हो सकी। अगले रोज़ मैं उनसे तकरीब की तफसील जानना चाहता था, यानी टाइम एंड प्लेस वगैरह, तो इसलिए उन्हें फ़ोन किया। जब फ़ोन मिला तो मेरे मुंह से निकल गया कि डॉक्टर साहब आप मुझे जाए वक़ुआ के बारे में तो बताइए। डॉक्टर साहब बड़े अपसेट हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या आपने कह दिया, किताब की तकरीब है, कोई वारदात तो नहीं होने जा रही। मैंने कहा पुरानी महकमाना ज़ुबान मुंह से फिसल जाती है, माफ़ कीजिए, छूटती नहीं है मुंह से ये बोली लगी हुई। तो फिर उन्होंने पूरी तरह वजाहत करते हुए कहा कि 4:30 बजे तकरीब शुरू होगी और 7 बजे के करीब इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये ना पूछ बैठे हैं कि मजमा किस वक्त मुंतशिर होगा। डॉक्टर साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि शुरू से ही बड़े अच्छे महकमों के साथ इनका ताल्लुक़ रहा, अच्छे इदारों के साथ ये मुंसलिक हो गए। वरना मैं जानता हूँ कि शायरों और रिश्वत से कसदन गुरेज करने वाले पुलिस अफसरों की माली हालात आजकल के किसान से मुख्तलिफ नहीं हैं, उतना ही दिगरगू हैं। हमारे गांव का एक किसान अपनी फसल को पानी लगा रहा था, किसी दूसरे इलाके का शख्स पास से गुजरा तो रुक गया। वो उससे आमदन के बारे में पूछना चाहता था, तो उसने पूछा, पंजाबी में पूछा, चौधरी खर्चा कढ़ के की बच जाता है? उसने जवाब दिया, ए जिहड़ा तू मैनू आख्या ना चौधरी, बस सिर्फ है ही बचता है। इज्जत बच जाती है और डॉक्टर साहब को भी इज्जत और नेकनामी बहुत मिली। और अगर ये कहा जाए तो ये बेजा नहीं होगा कि आज मज़ाहिया शायरी में अनवर मसूद साहब के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा नाम है तो वो डॉक्टर इनामुल हक़ जावेद।
डॉक्टर साहब से मेरा ज़ाती तारुफ उस वक्त हुआ जब मैं एक नौजवान पुलिस अफसर था, लाहौर में तैनात था। किसी अखबार में कतल नज़र से गुजरा, इधर नाके पे नाका चल रहा है, उधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं दावे, उधर काके पे काका चल रहा है। मैंने एंजॉय किया, कते से गुदगुदाहट भी हुई, मुस्कुराहट भी आई, मगर ये मैं नहीं जानता था कि ये कता कुछ दफ्तरों में भौचाल ले आएगा। मैं एक दिन अपने दफ्तर में बैठा था लाहौर में कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज एसएसपी का फ़ोन आया। उसके लहजे में संजीदगी भी थी और गुस्सा भी। उसने कहा कि फौरी तौर पर मेरे दफ्तर पहुँचें। मैंने 2-3 और पुलिस अफसरों को भी बुलाया हुआ है, बड़ा संगीन मसला है। मैंने कहा कि मीटिंग है, उन्होंने कहा कि मीटिंग को भी छोड़ दें, फ़ौरन पहुँचें। खैर मैं कुछ ताख़ीर से पहुँचा तो 3 पुलिस अफसर सर जोड़कर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि क्या कोई डाकू है या अगवाकार पकड़ा है आपने? उन्होंने कहा जी उससे भी बड़ा मुजरिम। खैर उन्होंने कहा कि ये तो हम काफ़ी तवील मुशावरत के बाद फ़ैसला कर चुके हैं कि उसको सज़ा दी जाएगी और बड़ी सख्त सज़ा। एक ने वजाहत करते हुए कहा कि आपसे सिर्फ ये पूछना है, आपकी राय लेनी है कि कौन सी सज़ा ज़्यादा मुनासिब रहेगी। सज़ाओं में पुलिस मुकाबला भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है। मैं ठटक गया। मैंने कहा मुजरिम का नाम और काम तो बताएं। उन्होंने कहा नाम है इनामुल हक जावेद, और काम का पूछते हो तो ये देख लो। उन्होंने वही कता मेरे आगे कर दिया, वही नाके वाला और डाके वाला। तो मैं देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा कोई अक्ल को हाथ मारो। एक मज़ाहिया शायर के लाइट ह्यूमरस मिसरों को एंजॉय करने की बजाय क्या तुमने तूफ़ान उठा लिया है? कहने लगे नहीं, उसने इदारे पर तनकीद की है, और इदारे पर तनकीद का मतलब है मुल्क की सलामती पर बराह रास्त हमला हुआ है। लिहाजा ये जुर्म नाकाबिल माफ़ी है, तो इसको सख्त तरीन सज़ा मिलेगी। मैंने कहा कि एक बेज़रर से शायर को आप उसका पुलिस एनकाउंटर करोगे? कुछ हया करो। और साथ अपनी घिसी पिटी वही स्टोरी लिखोगे कि उसके साथी उसे छुड़ाने आए और साथियों की फायरिंग से वो हलाक हो गया। जानते हो उसके साथी कौन है? उसके साथी हैं जनाब इफ्तिखार आरिफ, डॉक्टर नजीबा आरिफ, ताल्लुक कासमी। जब तुम लिखोगे कि इफ्तिखार आरिफ के हाथ में ग्रेनेड था और डॉक्टर नजीबा आरिफ क्लाशन को पकड़ के हमला आवर हो रही थी, तो कौन मानेगा? उन्होंने कहा हमारी पहले कहानियाँ कौन मानता है? मैंने कहा कि इस तरह ना करो। उनमें से जो सीनियर था उसने कहा अच्छा पुलिस एनकाउंटर ना सही, मगर इस पर केस तो हम ज़रूर चलाएंगे, इसने बराह रास्त हमला किया है। मैंने कहा वो कौन सा केस चलाओगे? कहने लगे अगवा का पर्चा तो ज़रूर देंगे। मैंने कहा देखो, अपनी मनकुआ के अलावा हर अफीफ़ा के साथ पकड़े जाना हर शायर के दिल की हसरत रही है और आज भी है, मगर इसके लिए अगर पर्चा काटोगे तो उसके लिए एक अदद लड़की की ज़रूरत होगी। लड़की चरस नहीं है कि तुम थाने से निकाल के उस पर डाल। कहने लगे कि चलें, अगर ये नहीं तो चरस तो ज़रूर डालेंगे, इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर डालेंगे। मैंने कहा अगर डालना ही है तो इसके गले में हार डालो, इसे बुलाओ, इसे चाय पिलाओ, एंजॉय करो।
ایک کے منہ سے نکلا ادارہ. میں نے کہا اگر ادارے کی عزت کا اتنا ہی تمہیں خیال ہے تو ادارے کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے، اور اس ادارے کو ایسے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ اس کی چٹکی کاٹیں اور اس پر تنقید کریں. سو ادارہ خود بھی محتاط ہو. مجھے یاد ہے کہ میں یہیں تعینات تھا جب ڈاکٹر انعام الحق صاحب نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ تھے. سچی بات ہے کہ ہم وہاں ڈاکٹر صاحبہ کے دفتر میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ان کا بطور شاعر جو مقام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں مزہ بھی ہے، طنز بھی بڑا اعلیٰ پائے کا ہے، تنوع بھی بہت ہے، موضوعات بھی بہت ہیں، مگر ایز ایڈمنسٹریٹر میں سمجھتا ہوں ان کا مقام شاید شاعری سے بھی بلند تر ہے. یہاں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ کے طور پر انہوں نے علم اور کتاب کا نور پھیلانے کے لیے جتنے اعلیٰ پائے کے، جتنے شاندار اور یادگار کتاب میلے سجائے وہ لوگوں کو کبھی نہیں بھول سکتے. کہا جاتا تھا کہ دارالحکومت کا کوئی کلچر نہیں ہے. ان میلوں نے اسلام آباد کو نہ صرف ثقافتی شناخت عطا کی بلکہ اسلام آباد کی سماجی اور ادبی اور ثقافتی زندگی میں کئی درخشاں ابواب کا اضافہ کی. کئی چمکتی ہوئی روایات یہاں چھوڑی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ ہے اسلام آباد کا کلچر. پوری کی پوری فیملیز آتی تھیں. میلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلہ میلہ. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ آتے تھے، ہر قسم کے لوگ پیدل بھی آتے تھے، یہ نہیں کہ سارے عمرہ، مگر کتابوں کے پیکٹ لے کر جاتے تھے. اور زبردست اسلام آباد کو ایک کلچر عطا ہوا تھا. کاش وہ کلچر اس کو دوبارہ ملے. دیکھیں میرا تعارف میں علامہ اقبال کونسل کا بھی ذکر ہوا. ظاہر ہے کہ پھر اس شخصیت کا نام جب آتا ہے جس نے وطن عزیز کی پہلی اینٹ رکھی، اقبال، تو پھر وطن عزیز کا درد بھی جاگ اٹھتا ہے. اور میرے دل میں ہی نہیں، اس ملک سے محبت کرنے والے اور درد دل رکھنے والے تمام پاکستانیوں کے دل میں یہ درد اٹھتا ہے اور وہ سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے تشویشناک ہے کہ وطن عزیز میں اندھیرے بڑھ رہے ہیں. کس چیز کے اندھیرے؟ لا قانونیت کے اندھیرے، بدامنی کے اندھیرے، ناانصافی کے اندھیرے، عدم استحکام کے اندھیرے. اور روشنی کم ہو رہی ہے. کس چیز کی روشنی؟ حرف کی حرمت کی روشنی، قانون کی حکمرانی کی روشنی، عدل اور انصاف کی روشنی کم ہو رہی ہے. روشنی کو بڑھانے اور اندھیروں کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کی شمع جلائے. انعام الحق جاوید صاحب نے اپنے حصے کی شمع جلائی. ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کریں اور یہ عہد کریں اپنے وطن کے ساتھ، کیا کہ اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا، مر مٹوں گا کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہیں اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا. اور دفن ہو جائے گا وہ رات کے اندھیروں میں جو یہ کہتا ہے سویرا نہیں ہونا.